ओके सो बच्चा पार्टी वी वर डूइंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने देखो रिफ्लेक्शन देखा था। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट किसी मीडियम पे स्ट्राइक करके किसी पॉलिश सरफेस पे गिरता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है, ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब आपका बॉडी क्या हो, ओपेक हो, ठीक है, जिसमें से लाइट पास ना कर सके, ठीक है। रिफ्रैक्शन किस में होता है? जब बॉडी आपका भाई साहब क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। व्हेन बॉडी इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट बॉडी मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये देखो ग्लास है, आप बाहर का देख पा रहे हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है। सो वी विल स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेट अस अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना इन विच अ रे ऑफ लाइट traveling in one medium changes its direction of propagation when it goes into another transparent medium, ठीक है। तो ये क्या किस टाइप का है भाई साहब? आपका यहां पे समझ लो एक मीडियम है, लेट से ये एयर है और ये लेट से आपका ग्लास है, मिरर नहीं है, ग्लास है, ठीक है। जैसे ही लाइट इस पे एंटर करेगा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जाना चाहिए था कैसे? ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। इट शुड हैव गॉन लाइक दिस, बट इट विल चेंज इन डायरेक्शन एंड इट विल ट्रैवल लाइक दिस, ठीक है। So refraction is the phenomena in which a ray of light traveling in one medium, तो traveling in one medium कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहा था आपका? एयर में, ठीक है। traveling in one medium changes the direction of propagation when it goes into another transparent medium. so जब ये दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। so when a ray of light traveling in one medium goes into another transparent medium, its direction changes. this is called refraction. फटाफट इसको लिख लीजिए, quick everyone, जल्दी जल्दी। What is refraction of light? Refraction एक ऐसा फिनोमिना है, is the phenomena in which a ray of light, एक ray of light क्या होता है? Traveling in one medium. तो पहले किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा था? ये एयर में। Now when it travels into glass, its direction changes. जल्दी से लिख लीजिए इसको भाई साहब, क्विक एवरीवन। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन व्हेन इट गोज इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें लाइट आर पार हो सके, ठीक है, ओपेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन व्हेन इट गोज इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्रोपोगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मीडियम है और ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट, अरे भाई साहब कैमरा क्यों हिला रहे हो? बैठो कैमरा मत हिलाओ ना भाई, तो इधर से आना। हाँ, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, एक मीडियम में जब रे ट्रैवल कर रहा था, जब वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है तो उसका बेंडिंग हो जाता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सरफेस थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू, ओके। तो अगर आप देखोगे ये एयर है और ये आपका ग्लास है, ठीक है। दिस इज लेट्स से एयर एंड दिस इज ग्लास। एयर एंड ग्लास बोथ आर व्हाट? ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स, ठीक है, सो मीडियम इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, डेंसर मीडियम। देखो इसको अपन क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम, और ये हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। जैसे अगर आप समझो रेयर और डेंसर में कैसे हम फर्क करेंगे, जैसे अगर आपको हाथ पांव चलाने हो एयर में आराम से चला सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं स्विमिंग करने में उतना ही आराम से आप हाथ पांव चला पाएंगे क्या? नहीं। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर, स्विमिंग में आप वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं, वाटर बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ गए हैं, इसीलिए वो डेंसर मीडियम हो गया है, ठीक है। वैसे ग्लास भी एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। सो मीडियम इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर आर नोन एज डेंसर मीडियम। तो एयर जो है वो ग्लास या वाटर के कंपैरिजन में क्या है? रेयरर मीडियम है, ठीक है। रेयरर मीडियम मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े अलग अलग हैं, ठीक है, गैसेस मीडियम है। और जैसे सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ऑब्वियसली वो पास आ जाते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स और ज्यादा पास आ जाएंगे, ठीक है। देखो गैसेस मॉलिक्यूल तो आपके भाई साहब ऐसे चितर बितर होते हैं, दीज आर बेसिकली गैसेस मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? थोड़े और पास आ जाएंगे, और सॉलिड मॉलिक्यूल्स एकदम चिपक के रहेंगे भाई साहब, है ना। तो ऑब्वियसली ये इससे डेंसर होगा, ये इससे डेंसर होगा, है ना। दिस
solid molecules will be more denser than liquid molecules. Liquid molecules will be more denser than gaseous molecules. So what is happening when light is traveling from air into glass? It is traveling from a rarer medium to a denser medium in which the particles are close to each other. So this is basically a medium in which particles are close to each other. ठीक है, तो ये रेयर हो गया. Medium in which particles are far away from each other is known as the rarer medium. ठीक है, ओके. सो अभी लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है भाई साहब? रेयर से डेंसर मीडियम में. आपने नॉर्मल डाला यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे हो गया. यहां पे भी ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट इज द रे ऑफ लाइट शुड बी. ये ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा. ठीक है, इट विल द रे शुड हैव प्रोपोगेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना चाहिए था. ठीक है, बट इट विल नॉट गो लाइक दिस. ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? इट विल बेंड. ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड लाइट. ये क्यों हो गया? वेलोसिटी इज लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट. ठीक है, जिसके वजह से ये बेंडिंग हो गई. तो ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये ऐसे गया नहीं, ये ऐसे गया. दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे. इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो क्या था? रिफ्लेक्टेड रे था. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे अभी भी होगा. देखो, रिफ्लेक्शन अभी भी होगा. देयर विल स्टिल बी रिफ्लेक्शन. ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन. नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे, रुक जाना भाई साहब. नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. अलग अलग मीडियम्स में वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग है. जैसे एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट एंड ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट. इसके वजह से इसकी बेंडिंग हो जाती है. ठीक है, जितना मीडियम डेंस होता जाएगा उतना वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होता जाएगा. द मोर इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, द लेसर विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इट. क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर? हाँ, पूछिए भाई साहब, क्या है? क्या क्या तुम अगर यहां खड़े हो तो तुमको भाई साहब रिफ्रैक्टेड रे दिखेगा, अगर तुम यहां हो. और अगर तुम यहां पे हो तो तुमको रिफ्लेक्टेड रे दिखेगा. तुम अगर इस ग्लास के सामने खड़े हो जाते हो तो क्या तुमको अपना दिखता है? थोड़ा बहुत तो दिखेगा ना, वो हो गया रिफ्लेक्टेड. और जो बाहर गाड़ियां जा रही है वो जो दिख रहा है वो रिफ्रैक्टेड. दोनों भी चीजें देखेंगी. अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो अगर मैं इस ग्लास के सामने, जो बाहर वाला ग्लास है उसके सामने अगर मैं खड़ा होता हूं तो मैं खुद भी थोड़ा सा दिखूंगा और बाहर की गाड़ियां भी थोड़ी सी दिखेंगी. जैसे जैसे डार्क होता जाएगा, जैसे रात की टाइम पे सिर्फ मैं ही ज्यादा दिखूंगा और बाहर की गाड़ियां कम दिखेंगी. ठीक है, तो वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है किधर ज्यादा लाइट है. अभी वहां पे ज्यादा लाइट है, सनलाइट है, तो उधर की चीजें ज्यादा दिख रही हैं, इधर की चीजें कम दिख रही हैं. तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा. किसी भी ग्लास को अगर आप लेते हो तो थोड़ा बहुत आप भी दिखते हो, थोड़ा बहुत उस ग्लास के पीछे जो है वो भी दिखता है. जो ग्लास के पीछे वो दिखना होता है रिफ्रैक्शन, और आपका दिखना वो होता है रिफ्लेक्शन. सो बोथ विल हैपन. तो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, बोथ द थिंग्स विल हैपन. जैसे अगर आप समझ लो पानी में अपने आप को देख रहे हो, कोई स्थिर पानी है, एक बाल्टी पानी है, उसमें अपने आप को देख रहे हो, तो ये रिफ्लेक्शन है. लेकिन पानी के अंदर अगर आप बाल्टी को देख रहे हो, बाल्टी के सरफेस को देख रहे हो, तो वो रिफ्रैक्शन है. इट्स द सेम थिंग. ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, सो बोथ आर पॉसिबल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम. ओके, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट. अभी अगर आपने देखो, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन. लाइट एक्चुअली 7 कलरों से बना हुआ है. जो आपको सतरंगी इंद्रधनुष दिखता है, रेनबो जो दिखता है, वो क्या है? विबग्योर. ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू. ठीक है, ये आपका भाई साहब विबग्योर कंपोनेंट्स हैं. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट. ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है, दीज आर बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट. ओके, सो आपका विबग्योर है. तो व्हेन एक आपने प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म से आपने व्हाइट लाइट को पास किया. ठीक है, अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल. तो इस तरह के का होता है बच्चा प्रिज्म. किसी भी स्टेशनरी की दुकान में आपको 10-15 रुपए में मिल जाएगी. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ प्रिज्म. एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल. तो ये एक सरफेस और ये एक सरफेस, इन दोनों के बीच में एक एंगल होता है जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. इस प्रिज्म को अगर आपने व्हाइट लाइट के सामने रख दिया, ठीक है, ये प्रिज्म है भाई साहब, और इसको आपने व्हाइट लाइट के सामने रख दिया. व्हाइट लाइट मतलब ये लाइट है.
सनलाइट हो गया, जिस लाइट का कोई कलर नहीं होता है उसको अपन व्हाइट लाइट बोलते हैं। सनलाइट का कोई कलर नहीं है, व्हाइट लाइट है, ये भी आपका व्हाइट लाइट है, ठीक है। सो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर, 7 डिफरेंट कलर से आपका व्हाइट लाइट बना हुआ होता है, ठीक है। ओके, सो व्हेन यू मेक व्हाइट लाइट फॉल ऑन अ प्रिज्म, व्हाट विल हैपन, तो ये क्या हो जाएगा, 7 कंपोनेंट्स में ये बढ़ जाएगा, आपको सतरंगी दिखेगा। आपने देखा रहेगा जब आप पानी में थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो आपको 7 कलर्स दिखेंगे, है ना। ये कैसे होता है, ये भी सेम चीज है। भाई साहब क्या टाइम है, 15 मिनट लेट हो, ठीक है। सो अगर आपने पानी में तेल थोड़ा सा डाल दिया तो आपको ये 7 कलर्स दिखेंगे। दिस इज ऑल्सो फिनोमिना ऑफ आपका ये वाला फैन चालू कर दो ना, देखो ऊपर F लिखा हुआ है, सेकंड वाला स्विच, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो अगर आपने देखो अगर आपने एक डिस्क लिया, देखो ऐसा एक डिस्क लिया और इस डिस्क में 7 कलर्स डाल दिया और इसको जोर से घुमाया, आपको 7 कलर्स नहीं दिखेंगे, आपको व्हाइट दिखेगा वो। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स डिस्क। एक कोई डिस्क बनाइए, ऐसे आराम से बना सकते हैं। एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसको गोल काट लीजिए और उसके बीच में ऐसे एक भाई साहब स्ट्रॉ डाल दीजिए, ठीक है, और उसको ऐसे घुमाइए जोर से और इसमें ऐसे सतरंगी कलर्स डाल दीजिए, ठीक है। 7 कलर वाले पेपर चिपका दीजिए और उसको जोर से घुमाइए, बहुत जोर से घुमाना पड़ेगा, आपको व्हाइट दिखेगा वो डिस्क। व्हेन इट इज रोटेटिंग you will see that the disk is white, it is no longer giving you those colors which were there before the rotation, ठीक है। जब तक वो रोटेट करेगा तब तक आपको व्हाइट लाइट दिखेगा। इसका मतलब क्या है, व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो द सेम थिंग कैन बी प्रूव्ड इफ इन फ्रंट ऑफ अ व्हाइट लाइट यू प्लेस अ प्रिज्म। अगर आपने प्रिज्म रख दिया, अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल, तो आपको भाई साहब इस तरीके का सतरंगी, ये देखो अगर इसको आपने बहुत जोर से घुमाया, बहुत जोर से घुमाया तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अगर आपने भाई साहब इसको बहुत जोर से घुमाया, ये आपका न्यूटन्स डिस्क बोलते हैं हम इसको। दिस इज आल्सो नोन एज द न्यूटन्स डिस्क। बहुत सिंपल सा चीज है, ये आप घर पे भी बना सकते हैं। एक पीस बोर्ड लीजिए, उसको गोल काटिए, उसमें भाई साहब ये सारे 7 कलर्स के जो पेपर्स हैं वो चिपका दीजिए इस तरह से, जैसे पिज्जा के कोन्स होते हैं वैसे आप चिपका दीजिए और उसको जोर से घुमाइए। जैसे जैसे आप इसका स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अच्छी खासी स्पीड में क्या हो जाएगा, इट विल सीम टू बी व्हाइट, इट टर्न्स व्हाइट व्हेन इट इज रोटेटिंग, ठीक है। ये एब्सोल्युटली व्हाइट दिखेगा। कोई एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से इसको सेटअप किया जा सकता है। ये वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कलर्स, एक्चुअली 7 कलर्स आते हैं, ठीक है। आप अगर कोई प्रिज्म लेते हैं, एवरी कलर हैज अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको नोट कर लीजिए। हर एक कलर का अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब उसकी बेंडिंग अलग अलग होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है भाई साहब, इसकी बेंडिंग अलग अलग होगी, ठीक है। बेंडिंग एंगल्स वुड बी डिफरेंट, इसका मतलब ये होता है बेंडिंग एंगल्स वुड बी डिफरेंट। हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होना मतलब सबके बेंडिंग एंगल्स अलग अलग होंगे। ऑल विल हैव डिफरेंट बेंडिंग एंगल्स। क्या है, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है, ठीक है। सो जैसे ही आप इसमें डालेंगे, अगर सबका बेंडिंग एंगल अलग अलग है तो क्या होगा, ये 7 कंपोनेंट्स में बढ़ जाएगा और आपको बाहर क्या मिलेंगे, 7 कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है। लाइट का बटना मतलब आप जब ये वाटर सरफेस पे एक ड्रॉप तेल डालते हो तो वैसा दिखेगा आपको, है ना, ऐसे 7 कलर दिखेंगे। वो क्यों हो रहे हैं भाई साहब, बेंडिंग ऑफ लाइट। अभी भाई साहब क्या हो रहा है, जो ऑयल का है और वाटर, ये दोनों अलग अलग मीडियम्स हो गए हैं, जिसकी वजह से ऑयल इज बिहेविंग लाइक अ प्रिज्म, एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये जो रेनबो का फिनोमेना, ये भी वैसे ही होता है। रेनबो क्यों दिखता है आपको, रेनबो तभी दिखेगा जब आपका सूरज और वर्षा एक साथ हो रही हो, ठीक है। जब सूरज भी है और पानी भी बरस रहा है तब आपको जनरली रेनफॉल का फिनोमेना दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि ऊपर से जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट है, समझ में आ रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये एक प्रिज्म का शेप ले लेता है और प्रिज्म में आपको 7 कलर बढ़ते हुए दिखते हैं, वैसा यहां पे भी होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए सन का होना जरूरी है। मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना, जब बारिश भी एक हो रही है और सूरज भी चमक रहा है, ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर ही बादल है तो सूरज तो दिख रहा है और ये बारिश ऐसे हो रही है जोर से, तब आपको ऐसा रेनबो फिनोमिना दिखेगा। और रेनबो फिनोमिना का जो शेप आता है वो बेसिकली सन का शेप आता है, ठीक है। वो जो इस तरह का सेमी सर्कुलर शेप है, दैट इज बेसिकली सन शेप, वो सन का शेप है, क्योंकि सन से ही लाइट मिल रही है ना। इस तरीके के एक फिनोमिना के लिए लाइट कहां से आ रहा है, सन से आ रहा है, सन का ही शेप लेगा वो, ठीक है। सो ये जो रेनबो आपको दिखता है, 7 इंद्रधनुषी कलर जो आपको दिखता है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दिस इज बेसिकली रिफ्रैक्शन, क्योंकि आपका अभी हर वो ड्रॉप जो बादल से निकल रहा है वो एक प्रिज्म की तरह हो गया है और उस प्रिज्म से जब लाइट जा रही है तो उसका प्रतिबिंब गिर रहा है, ठीक है। इट इज स्प्लिटिंग अप इनटू 7 कलर्स और ऐसे सारे ड्रॉपलेट्स का 7 कलर से ये क्या हो गया, रेनबो बन जाएगा इस तरह का, ठीक है। एक इमेजिनेटिव फिगर है रेनबो, ठीक है। जैसे मैं अगर अभी यहाँ पे टॉर्च मारूं
तो जैसे दीवार पे टॉर्च का लाइट आएगा वैसा, ठीक है, इट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, इट सीम्स टू एग्जिस्ट, ठीक है। सो बीइंग बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखो आपका, देखो जैसे ही आपने प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म में क्या बोला हमने कि हर एक व्हाइट कंपोनेंट के, हर एक व्हाइट लाइट के हर एक कंपोनेंट का भाई साहब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब हर एक की अलग बेंडिंग है, हर एक की अलग बेंडिंग है, तो आप सबका देखेंगे ऐसे चितर बितर हो जाएगा। सबसे कम बेंडिंग होगी भाई साहब रेड लाइट की, और सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी भाई साहब वायलेट की। तो दिस इज वायलेट, दिस इज इंडिगो, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, दिस इज येलो, दिस इज ऑरेंज। सो दिस फॉर्म्स विबग्योर, ये आपका भाई साहब होता है विबग्योर, ठीक है। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, चितर बितर होना, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे जब बोलते हैं ना स्कूल का डिस्पर्सल हो गया है, डिस्पर्सल हो गया मतलब सारे बच्चे अभी सारे क्लासेस से आउट हो गए, तो इसी तरह से भाई साहब व्हाइट लाइट आ रहा था, अभी सारे कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप हो जाना, so this is known as dispersion of light, ठीक है। Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. So ये हो गया आपका विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। The splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is known as dispersion of light. इसको लिख लीजिए भाई साहब, quick quick everyone. Splitting up of white light ठीक है। आर वी क्लियर? द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये रेड का सबसे कम डेविएशन होता है, वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। ये जो रेनबो आपको दिख रहा है ये इसी वजह से होता है। रेनबो बेसिकली किसके शेप में है? सन के शेप में है। एंड व्हाई डज इट हैपन? जब आपका बरसात और सूरज एक साथ है तभी ऐसा होता है। जब सूरज की रोशनी भी और थोड़ी बहुत बरसात भी हो रही है तब आपको रेनबो का फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है, सो यू विल सी दिस रेनबो दैट गेट्स फॉर्म। The rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky which is produced by the dispersion of sun's light by raindrops in the atmosphere। ठीक है, ये raindrops in the atmosphere। ह्यूमन आई को आप समझते हैं भाई साहब, क्योंकि ये सब चीजें तो सब समझ में आती हैं कि लाइट आ रहा है, लाइट जा रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं? ये सारी चीजें आपको एहसास कैसे हो रही हैं? आपकी आंखें तभी तो एहसास हो रहा है। अगर आंखें नहीं रहेंगी तो विल यू बी एबल टू सी और ऑब्जर्व दीज थिंग्स? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, ओके, सो ये आपका ह्यूमन आई है। पहला क्रीचर जिसमें आई आया है, क्या बता सकते हैं? हाँ, नहीं, अमोइबा में आई नहीं है, सांप जैसा है, प्लैटीहेल्मिन्थेस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्रीचर इन विच वी सी। ये भी आई नहीं बोल सकते हम, ऐसा होता है, देखो ये प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैनेरिया भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, बहुत छोटा सा क्रीचर होता है ये। ठीक है, और यहां पे ऐसे दो ऐसे स्पॉट्स होते हैं। दीज आर एक्चुअली नॉट आईज, दीज आर जस्ट लाइट परसीविंग स्पॉट्स। मतलब इससे वो समझ सकता है, जैसे तुमने अभी आंख बंद की है तो तुमको लग रहा है कि इस रूम में लाइट है, राइट? यू कैन परसीव दैट देयर इज लाइट। नहीं, वो तो भाई साहब अलग ही है। अगर मैं लाइट को बंद कर दूं तो यू विल बी एबल टू परसीव दैट देयर इज डार्क अराउंड। आपने बिना आंख खोले भी बता सकते हैं कि बाहर लाइट है कि नहीं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ इनको भी आभास होता है। इनकी आंखें नहीं है, दिस इज बेसिकली दिस जस्ट परसीव्स लाइट। ये परसीव करता है लाइट को, ये लाइट को परसीव करता है। ये एक ऐसा क्रीचर है जिसको अगर आप काट दोगे ना तो फिर से वो बन जाएगा। यहां से भी काट दोगे, कहीं से भी इसको काट दो, ये फिर से बन जाएगा। इट डजंट डाई। प्लैटीहेल्मिन्थेस मरता ही नहीं है,
ऐसा बनता ही रहेगा वो। जब मरना रहेगा तब मर जाएगा, लेकिन उसको काट के आप नहीं मार सकते। उसको अगर बीच से भी काट दोगे, 2 टुकड़े हो गए, दोनों से अलग अलग 2 प्लानेरिया निकल आएगा। 3 टुकड़े हो गए, 3 से अलग अलग प्लानेरिया निकल आएगा। 100 टुकड़े करेंगे तो भी 100 से 100 निकल आएंगे। तो ऐसा प्लानेरिया क्रीचर होता है, ठीक है। तो पहला जो हमको एनिमल्स में आई, ऑब्वियसली प्लांट्स में तो है नहीं, एनिमल्स में जो पहला आई का हमको एवोल्यूशन मिलता है वो प्लैटीहेल्मिन्थिस से मिलता है, ठीक है। खैर, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन आई। कुछ बोल नहीं सकते, कोई रिकॉर्डिंग तो था नहीं भाई साहब, ठीक है। कौन से प्रजाति से हम इवॉल्व हुए हैं, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। साइंटिस्ट लोग अलग अलग थियरीज देते हैं, अलग अलग, मतलब कोई बोलता है कि हम लोग फिशेस से इवॉल्व हुए हैं, कोई बोलता है हम लोग अमोइबा से इवॉल्व हुए हैं। सो अलग अलग थियरीज हैं। जैसे आज मैं कोई लेक्चर ले रहा हूं तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, या कोई इंसिडेंट है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सीसीटीवी कैमरा में आप जा रहे आ रहे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप बता सकते हैं भाई साहब ये घटना घटी है। हम उस टाइम पे कोई रिकॉर्डिंग तो था नहीं, इतने करोड़ों साल पहले हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है हम सिर्फ सैंपल्स कलेक्ट करके ये बता सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट फॉर श्योर से दैट वी हैव इवॉल्व फ्रॉम ईदर अ प्लानेरिया और मे बी एन अमोइबा और मे बी एप्स, वी कैन नॉट से दैट। हाँ, कुछ घटनाएं घटी हैं जिनके प्रमाण हमको मिले हैं, जैसे किस तरह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ, ठीक है। कोई मेटियोर आया और अर्थ के साथ स्ट्राइक किया, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, सारे जीव जंतु उस टाइम पे खत्म हो गए थे, इंक्लूडिंग डायनासोर्स। जो बचा था वो था अमोइबा। तो ऑब्वियसली हम आप सब अमोइबा से आए हैं, ऐसा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। बट इज इट 100% करेक्ट? नो, वी कैन नॉट से फॉर श्योर। हम 100% करेक्ट भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यस, हम बहुत पीछे जितने भी फॉसिल्स हमने इकट्ठा किए हैं उससे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हम इससे उभरे हैं, बट वी कैन नॉट से फॉर श्योर, ठीक है। खैर, यहां पे अगर ह्यूमन आई का देखें तो ये एक ह्यूमन आई, दिस इज हाउ एन ह्यूमन आई बेसिकली रिप्रेजेंट्स, ठीक है। आपका भाई साहब ह्यूमन आई है, तो इस ह्यूमन आई में क्या क्या चीजें हैं देखो, ठीक है। द ह्यूमन आई इज नियरली स्पेरिकल इन शेप, एक स्पेरिकल शेप है ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली स्पेरिकल इन शेप। आप देखोगे डायमीटर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर मतलब ऑलमोस्ट एक स्फीयर है जिसका डायमीटर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? देयर इज अ कॉर्निया। यहां पे भाई साहब आपका होता है कॉर्निया, ठीक है। दिस इज द कॉर्निया, ये आपका कॉर्निया लेंस है, ठीक है। आपने जो भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाते होंगे ना, वो एक कॉर्निया के ऊपर ही कॉन्टैक्ट लेंस को लगाते हैं, बराबर कॉर्निया के ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कॉर्निया पार्ट, ठीक है। ओके, देन व्हाट डू वी हैव बच्चा पार्टी? सो इट इज व्हाइटिश इन कलर, द व्हाइट कलर ऑफ द आई। तो आपका जो पूरा ये व्हाइट कलर दिखता है आई का, उसका विजन में कोई ये नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपका जो व्हाइट कलर पार्ट है आई का, उसका विजन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दैट इज नोन एज द कॉर्निया। इट इज व्हाइटिश इन कलर, द व्हाइट ऑफ द आई। इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई। तो इसका मेन फंक्शन क्या है भाई साहब? टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई। आपका आई का प्रोटेक्टिव लेयर है ये, ठीक है, क्लियर है? ओके, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं हम इसको, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। द स्पेस बिहाइंड कॉर्निया इज फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इससे ये बहुत जरूरी है, एक्वस ह्यूमर बेसिकली उसको गीला रखता है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उभरता हुआ है, वो है जो लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स में काम करते हैं, जो लोग भाई साहब सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहे हैं, उनका अक्सर ये देखा जाता है कि उनका एक्वस ह्यूमर ड्राई अप होने लगता है। कुछ कुछ लोगों का होता है, उतना ज्यादा रेस उनकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती है। एक्वस ह्यूमर अगर ड्राई होने लगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपकी पलकें हमेशा गीली होनी चाहिए और गीली रहती हैं, ये अगर सूखने लगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आपकी पलकें हमेशा गीली रहती हैं और गीली रहनी चाहिए। क्या विजन में कोई इसका लेन देन नहीं है? लाल होता है क्योंकि वो आप उतने देर तक उसको खोले हुए हैं ना। आप भाई साहब ऐसे बिना पलकों को झपकाए ऐसे बैठ रहिए, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, क्योंकि आप स्ट्रेन दे रहे हैं ना। यहाँ पे मसल्स तो हैं ना, मसल्स को आप स्ट्रेन दे रहे हैं। किसी भी मसल को आप अगर बहुत ज्यादा, समझ लो तुम बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो, पूरा भाई साहब सुषमा पाटिल जैसे एक ग्राउंड का तुमने 4 चक्कर मार लिया, तुम्हारे पैर दर्द करेंगे ना भाई साहब, स्ट्रेन हो गया ना, उसमें तुम्हारे मसल स्ट्रेन हो गए। अभी वो तुमको दिख नहीं रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर है बॉडी के, लेकिन व्हाइटिश बैकग्राउंड में कुछ भी दिख जाएगा ना। यहाँ पे जो मसल्स हैं वो दिख रहे हैं ना भाई साहब, तो स्ट्रेन हो गए हैं, उन पे स्ट्रेन आया है। तुमने बहुत ज्यादा देर तक अपनी आंखों को खोला रखा है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है तब भी स्ट्रेन आता है, ठीक है। जैसे कंजंक्टिवाइटिस जब होता है, ठीक है,
जब आपका आई रेड होता है तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ बैड हेल्थ, ठीक है। आपकी शरीर में पानी का कम होना भी आंखों से पता चलता है। मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स है, लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो ठीक है। चलिए हाँ बोलिए। एक्वस ह्यूमर, इट हैज टू कीप योर आईज वेट ऑल द टाइम। वेट नहीं रहे यूज करते हो कुछ भी, अगर वो पानी ड्राई अप होने लगे देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, वो फिर आपका फंक्शन नहीं कर पाएगा। इट हैज टू बी ऑलवेज केप्ट वेट। इनफैक्ट जब आप सो रहे हैं तब भी वो वेट है, तब भी वो वेट है। आप देखोगे अक्सर जब आप उठते हो तो क्या वो कीचड़ जो जमा होता है वो क्यों है, क्योंकि वो पानी जो है वहां से ड्रेन आउट होता है, और जब वो ड्रेन आउट होता है तो अपने साथ कचरे को बाहर निकालता है, ठीक है। सो ये इट हैज ऑलवेज केप्ट, इट हैज टू बी ऑलवेज केप्ट वेट। दिस इज एक्वस ह्यूमर। ओके, आइरिस है भाई साहब, दिस इज बेसिकली द आइरिस, ठीक है। ये आइरिस करता क्या है, बिहाइंड द कॉर्निया एज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड द आइरिस। ये आइरिस भाई साहब आपके लेंस को खींचता है या कम करता है, ये आपका लेंस है। इट अलाउज जो आपके अंदर जो लाइट एंटर हो रहा है उसको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ लो आप एक अंधेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं और अचानक से किसी ने आपके मुंह पे टॉर्च मार दिया तो आप इरिटेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी अंधेरे कमरे में किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो आइरिस जो है वो आपका ऐसा खिंच गया है, ठीक है, वो ज्यादा लाइट को एंटर करने देगा, तो खिंच गया है। जैसे ये खिंच जाएगा तो इसका मतलब ज्यादा लाइट जाए, क्योंकि लाइट वैसे भी नहीं मिल रही है। रुक जाओ, लाइट वैसे भी नहीं मिल रही है। अरे what is the function of this iris part बच्चा भाई? आइरिस आपका जो लाइट एंटर हो रहा है आई में उसको कंट्रोल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ठीक है। तो अभी जब आप तो आपका जब अभी आइरिस एक्सपैंड है तो अंधेरे कमरे में आपको ढूंढ रहे हैं, अचानक से किसी ने आपको टॉर्च मार दिया तो आप इरिटेट हो जाएंगे, है ना। व्हाई विल दिस हैपन? बिकॉज आपका आइरिस अभी खिंचा हुआ है, वो ज्यादा लाइट को एंटर करने दे रहा है, लेकिन ज्यादा लाइट जब आ जाएगा तब उसको कम करना पड़ेगा। आप सूरज की तरफ अगर देखेंगे ऐसे देखना नहीं चाहिए तो आप वैसा वैसे हो जाएंगे ना, क्योंकि द आइरिस विल बेसिकली क्लोज डाउन नाउ, कम से कम लाइट एंटर हो। ठीक है, किसी का आपको ब्राउन तरीके की आंखें दिखती हैं, जनरली हम इंडियंस में काली आंखें होती हैं, ठीक है, बट किसी किसी का ब्राउनिश होता है थोड़ा सा, किसी किसी का ग्रीनिश होता है, किसी किसी का ब्लूइश होता है। तो कभी कभी ये पिगमेंट होता है, इसमें कलर पिगमेंट होता है, ये हेरिडिटरी होती है, इसमें कोई क्यों का कुछ नहीं है, हेरिडिटरी होती है, ठीक है। मतलब हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कभी कंबाइन हुए रहेंगे, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस, ठीक है। तो कभी कभी ये पिगमेंट होता है, द आइरिस माइट बी पिगमेंटेड, मे बी कभी कभी पिगमेंटेड and is responsible for the characteristic color of the eye of a person, ठीक है। ओके, ये होता है आपका pupil, this is basically where the light enters, this is the pupil, ठीक है। A small circular aperture opening is present in the center of the iris and this is called the pupil. The size of the pupil is variable and self adjustable, ठीक है। मतलब ये वेरी करता है as per the amount of light
दैट नीड्स टू एंटर फॉर विजन। तो ये भाई साहब बड़ा छोटा होता रहता है, बड़ा छोटा होता रहता है, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, थोड़ा साइज बड़ा, ये छोटा, ऐसा होता रहेगा अपने आप ही, एज पर द लाइट दैट इज अवेलेबल फॉर विजन। भाई अगर अंधेरे में कोई चीज ढूंढ रहे हो तो हर एक लाइट आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो मतलब आप तभी आपकी प्यूपल का साइज बढ़ जाएगा, और जब आप बहुत ज्यादा रोशनी में तब आपकी प्यूपल का साइज कम हो जाएगा, ठीक है। So that's how it is. It is variable and adjustable. The pupil appears black as no light is reflected from it. इसमें से लाइट की एंट्री होती है, इसमें कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता, समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी के प्यूपल को देखना है तो वैसे एकदम ऐसे जाकर देखना पड़ेगा, इसकी आंखें जैसे मेरे को दिख रही हैं, लेकिन अगर प्यूपल को देखना है तो ऐसे डीप जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि प्यूपल से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, प्यूपल से सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है। तो जिस चीज से कोई रिफ्रैक्शन ही होता है सिर्फ, तो उस चीज को देखना मुश्किल है ना। रिफ्लेक्शन देखो, इस दीवार को मैं क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि लाइट इस पे गिर रही है और रिफ्लेक्ट होकर मेरे को पहुंच रही है। दैट इज द रीजन आई एम एबल टू सी इट। आई एम एबल टू सी योर आईज बिकॉज द व्हाइट पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, द ब्लैक पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, इट्स ओनली द प्यूपल पार्ट विच इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द आई, ठीक है। इसीलिए प्यूपल को अगर देखना हो तो आपको एकदम नजदीक जाकर देखना पड़ेगा, है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द लाइट। The iris regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. इसको लिख लीजिए, आयरिस क्या करता है, इट रेगुलेट्स। ये भाई साहब जैसे आपका विंडो है, देखो एक विंडो है, अगर आयरिस को हम विंडो बोल सकते हैं, ठीक है, एक विंडो है समझ लीजिए, और इस विंडो के 3 कंपोनेंट्स हैं। आपने दो कंपोनेंट्स को बंद किया है, एक को खोल दिया है, तो एक सडन अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर द रूम, ठीक है। आपने भाई साहब इसको भी खोल दिया तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर द रूम, आपने इसको भी खोल दिया तो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर द रूम, ठीक है। तो ये आयरिस भी वैसा ही है, इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ लाइट इनटू द प्यूपल। द आयरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपल। ये साइज ऑफ द प्यूपल को एडजस्ट करता है। चलिए फटाफट से लिख लीजिए इसको भाई साहब, क्विक क्विक। ओके, सो इन ब्राइट लाइट द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट। जब बहुत ब्राइट एटमॉस्फेयर है आपका, काफी सारा लाइट है आपके आजू बाजू, तो प्यूपिल भाई साहब साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा लाइट की एंट्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉट मच ऑफ लाइट शुड एंटर, ओके। इन डिम लाइट द प्यूपिल डायलेट्स, डायलेट्स मतलब एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। इन डिम लाइट द प्यूपिल डायलेट्स, इन ब्राइट लाइट द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। ब्राइट लाइट में प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट। इन डिम लाइट द प्यूपिल डायलेट्स, ठीक है। क्यों? इसमें भाई साहब प्यूपिल का साइज बढ़ा के होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इसमें एंटर हो पाए। ऐसे ही भाई साहब एनवायरमेंट में कोई लाइट नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर हो पाए ताकि उसको विजन में हम यूज कर पाए। इन दिस केस द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स सो दैट लेसर लाइट एंटर्स बिकॉज एनी विच वे देयर इज टू मच ऑफ लाइट आउटसाइड, ठीक है। इम्पार्ट्स कलर टू द आई, प्यूपिल का कलर होता है जनरली, ठीक है। अगर आपका प्यूपिल में कोई पिगमेंट नहीं है तो हमारी और आपकी आंखें जैसे नॉर्मल है वैसे दिखेंगी। अगर किसी की नीली आंखें हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द आइरिस, आइरिस में पिगमेंटेशन है, नीला कलर है, ठीक है। अगर भाई साहब किसी की ब्राउनिश आंखें दिख रही हैं आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन इन द आइरिस पार्ट, ठीक है। तो पिगमेंटेशन इन आइरिस पार्ट इम्पार्ट्स कलर टू द आई, पिगमेंटेशन इन आइरिस पार्ट। हमेशा पिगमेंटेशन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे किसी की अगर ऐसी ब्लू आंखें दिख रही हैं आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन इन आइरिस। यहां पे भाई साहब पिगमेंटेशन है, कोई कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट है, और ये हेरिडिटरी होती है, इसका कोई रूल नहीं है, हेरिडिटरी होती है। मॉम और डैड से जो आपके कलर ऑफ द आई इज बेसिकली हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। हमारे भाई साहब बहुत सारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 22 हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार, ठीक है। हमारे जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसमें कलर ऑफ द आई भी आता है, बोन डेंसिटी आता है, ब्लड ग्रुप आता है, ये सारे आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके जेनेटिक्स में होते हैं, ठीक है, जो आपके जीन्स में होते हैं। तो ये तो खैर आपका भाई साहब आइरिस का कलर होता है, ठीक है। किसी का ग्रे कलर दिखता है भाई साहब, किसी का भाई साहब ऐसे ग्रीन कलर दिखता है, ऑल दीज आर हेजल कलर दिखता है, किसी का ब्राउन कलर दिखता है,
ऑल दीज आर बेसिकली ड्यू टू सर्टेन पिगमेंट्स। तो ये कलर पिगमेंट्स अगर आइरिस में प्रेजेंट होते हैं तो आंखों का कलर ऐसे हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज विजन हैज नथिंग टू डू विद दिस, विजन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ वो जो आपका और मेरा जैसे ब्लैक दिख रहा है वैसा नहीं होता है, ब्लैक की जगह कलर आ जाता है, वो आइरिस की वजह से आता है, ठीक है। ओके, विजन हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। ओके, फंक्शन देखो कैसा होता है, ये आपका लेंस है, दिस इज बेसिकली योर लेंस, ठीक है। इसमें से द लाइट एंटरिंग द आई इज फोकस्ड बाय द आई लेंस। तो ये कैसे फोकस होता है, आई लेंस से फोकस होता है। द आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब इस तरीके का लेंस होता है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस। द आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स। तो आपके भाई साहब ऐसे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स होते हैं, ऐसे क्रिस्टल से बने हुए लेयर्स होते हैं। द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स। इट्स हार्डर एट इट्स मिडिल एंड ग्रेजुअली बिकम्स सॉफ्टर एट इट्स एजेस। तो यहां पे जो मिडिल पोर्शन में ये थोड़ा सा हार्ड होता है और यहां पे थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। बता सकते हैं क्यों? इट इज हार्डर एट इट्स मिडिल, थोड़ा सा हार्ड होता है ये, और यहां पे ये सॉफ्ट हो जाता है, क्यों? हाँ, नहीं, क्योंकि भाई साहब यहां पे इसको खींचेगा ना, अगर वहां पे वो हार्ड हो गया तो टूट जाएगा, ठीक है। इट हैज टू बी सॉफ्ट हेयर। जैसे तुम्हारे कान का पार्ट है, देखो कान को अगर तुम इधर से खींचो और इधर से खींचो, ठीक है, दिस इज द सॉफ्टर पार्ट। यहां पे वैसे तुम पियर्सिंग करके पता नहीं क्या क्या पहन सकते हैं हम, ठीक है, तो वो जो कुंडल उंडल जो भी पहनते हैं हम, तो यहाँ पे पियर्सिंग भी कर लेंगे। यहाँ पे कर पाएंगे क्या? बहुत दर्द होगा भाई साहब, ठीक है। ये आपका हार्डर पार्ट है। तो इसी तरह से आपकी आंखों का भी ये सॉफ्टर पार्ट है, क्योंकि आइरिस मसल इसको खींचेगा। ये जो है वो खींचेगा, या ऐसे अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो अगर जो सॉफ्टर, ये अगर हार्डर हो गया तो भाई साहब टूट जाएगा, है ना। किसी हार्ड चीज को अगर आप खींचने जाओगे तो उसके टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है भाई साहब, है ना, ठीक है। सो इट इज हार्डर एट इट्स मिडिल एंड ग्रेजुअली बिकम सॉफ्टर एट इट्स एजेस, ठीक है। सिलियरी मसल्स हैं, देखो किसी भी चीज को हमारे बॉडी में जब कॉन्ट्रैक्ट होना रहता है, वी वुड नीड मसल्स, ठीक है। जैसे अगर मेरे को अभी कोई चीज उठानी है, तो लेट्स से आई हैव टू पिक दिस अप, ठीक है। इफ आई हैव टू पिक दिस अप, देन व्हाट विल हैपन, माय मसल्स हियर विल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मेरे मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस बोन को पुश करेंगे, ठीक है। सो इसी तरह से अगर ये सिलियरी मसल्स हैं, अगर इसको वैसा ऐसे खींचना है तो कौन खींचेगा इसको? एक मसल होना जरूरी है ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हमारे बॉडी में सारे मूवमेंट्स मसल के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से होते हैं। सो दीज आर बेसिकली सिलियरी मसल्स। सो दीज आर सिलियरी मसल्स विच विल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। द आई लेंस इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स। तो ये सिलियरी मसल्स इनको भाई साहब पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। ओके, these muscles help in changing the curvature and hence the focal length of the eye lens। तो ये भाई साहब क्या होता है, कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों को चेंज करते हैं। आई लेंस के कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों को भी चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ वैसा कुछ नहीं है, यहां पे जो भी रेज ऑफ लाइट होती है ये रेटिना में उनका इमेज बनता है, ठीक है। ये होता है इसका फोकल लेंथ, ठीक है। क्लियर है? ओके, देखो तुम ऐसे देखते जाओ अपने हाथों को, एक टाइम आएगा जब आप तुम क्लियरली नहीं देख पाओगे, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, तुम्हारा ये है रेटिना पार्ट, ये रेटिना पार्ट है, यहां पे इमेज बनता है। अभी तुम्हारा जो इमेज है वो यहां पे नहीं बन पा रहा है, तुम बहुत पास ला रहे हो उसको, ठीक है। तो या तो ये आगे बनेगा या तो पीछे। अगर आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है तो तुम उस चीज को ठीक से नहीं देख पा रहे हो, देन इट विल गिव अ ब्लरी इमेज, ठीक है। जब किसी चीज को, चाहे वो दूर हो चाहे पास की हो, आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, देन द इमेज इज नॉट गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। रेटिना में उस इमेज को फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब तक रेटिना में इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप उस चीज को ठीक से नहीं देख पाओगे, ठीक है। ये आपका रेटिना, ये आपका स्क्रीन है बेसिकली, ठीक है। ये तो लेंस है, इसमें से तो लाइट आई, लेकिन रेटिना में आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो आई एम एबल टू सी इट क्लियरली फ्रॉम हियर। अभी थोड़ा सा धुंधला होता जा रहा है, अभी बिल्कुल भी दिखेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आपका जो इमेज है वो रेटिना के आगे या तो पीछे बन रहा है, ठीक है। क्लियर है? ओके, so these muscles help in changing। अभी देखो विजन कैसे होता है, what happens, the lens focuses on a light sensitive screen called the retina। ये है भाई साहब आपका लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, ये है रेटिना। अभी रेटिना में जो इमेज बनता है आपका, वो ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन में जाता है, ब्रेन उसको डिकोड करता है। तुमने क्या देखा, ठीक है, वॉट एवर यू हैव सीन, ब्रेन विल बेसिकली डिकोड इट। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये जो आपका सेंसेशन ऑफ विजन है, यहां से आपका ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन आपका डिकोड करता है व्हाट हैव यू सीन, ठीक है।
So the lens focuses on a light sensitive screen called the retina, a real inverted image of the object. इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। आप टेक्निकली हर एक चीज को उल्टा देख रहे हैं। जैसे मैं अगर सिर्फ रेटिना की बात करूं तो मेरा ब्रेन इसको उल्टा देख रहा है। एवरीथिंग दैट आई एम सीइंग इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या है? उल्टा। लेकिन आपका ब्रेन उसको सीधा करता है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग, अगर आपके सामने कोई इंसान ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो व्हाट यू आर सीइंग इज बेसिकली ऐसे, ये रेटिना पे ऐसा इमेज बन रहा है इसका, इस रेटिना पे, ठीक है। लेकिन यहां से जो मैसेज ब्रेन में जाता है, ब्रेन इसको सीधा कर देता है, ब्रेन बेसिकली डिकोड कर देता है उसको, नहीं भाई साहब ऐसा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। एवरीथिंग दैट यू सी इज परसीव्ड इन योर रेटिना एज एन इन्वर्टेड इमेज। इट्स ओनली योर ब्रेन दैट डिकोड्स इट, फिर उसको भाई साहब सीधा करता है। ये टेक्निकल है। अगर ब्रेन नहीं होता था तो आपको हर एक चीज उल्टा ही दिखता था, ठीक है। सो अ रियल इन्वर्टेड मीन्स उल्टा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। रेटिना में हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होगा, ठीक है। इट्स द ब्रेन विच एक्चुअली करेक्ट्स इट। ब्रेन आपका करेक्ट कर देता है उसको अपने आप ही, हर चीज को, हर वो चीज जो आपके सामने आप उसको उल्टा ही देख रहे हैं। आपके इमेज जो रेटिना में फॉर्म हो रहा है वो उल्टा ही है। ये सिर्फ जब वहां से मैसेज जाता है आपके ब्रेन में तो उसको सीधा करता है। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके। सो यहां पे देखो आपके रॉड्स एंड कोन्स हैं। ऐसे भाई साहब आपका एक सेल रेटिना में आपको इस तरीके का, अगर रेटिना को आप मैग्नीफाई करोगे तो इस तरीके के दिखेंगे। देखो आपके रॉड्स एंड कोन्स दिखेंगे, ठीक है। यू विल सी बेसिकली रॉड्स एंड कोन्स। तो ये एक रॉड सेल है, ठीक है। तो रॉड सेल और ये एक कोन सेल है, ठीक है। तो व्हाट आर रॉड्स एंड कोन्स? ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स, इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स और फोटो रिसेप्टर्स। तो इनमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, जिनको हम रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं। रेटिना होता क्या है भाई साहब? व्हाट इज द रेटिना? ये है रेटिना। रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन है, सॉफ्ट सा मेम्ब्रेन है, ठीक है। डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं इसमें। So it is delicate membrane having an enormous number of light sensitive cells और photoreceptors. These are photoreceptors जो लाइट में सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। These are photoreceptors, rod cells and cone cells. Okay. The rods and cones respond respectively to the amount of light energy and to the colors. ये जो कलर का सेंसेशन है हमको, ठीक है, ये कलर का सेंसेशन हमें कौन देता है भाई साहब? कोन्स, ठीक है। और रॉड्स बेसिकली क्या होते हैं? लाइट एनर्जी को, जितना ज्यादा लाइट, ठीक है। रॉड्स एंड कोन्स रिस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली टू द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे आप कुछ ऐसे ये देखोगे जिनका नाइट में विजन बहुत अच्छा होता है, जैसे आउल्स, ठीक है। आउल्स का नाइट में विजन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन दिन में वो देख ही नहीं पाते हैं, ऑलमोस्ट नहीं देख पाते हैं। बैट्स, इनका नाइट में विजन बहुत अच्छा होता है, लेकिन दिन में अक्सर वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। जितना रात हो जाता है उनका पैसा, एक आउल जो है बहुत दूर तक रात में देख सकता है, आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दीज रॉड्स, ठीक है। ये रॉड्स जो है इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। कुछ आपके भाई साहब नॉक्टर्नल क्रीचर्स होते हैं, नॉक्टर्नल क्रीचर्स हु हैव अ ग्रेट विजिबिलिटी इन द नाइट टाइम। नाइट टाइम में उनकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दीज आर नॉक्टर्नल क्रीचर्स। तो ये रॉड्स की वजह से होते हैं। कोन्स, आपको बहुत सारे एनिमल्स ऐसे मिलेंगे जो कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। उनमें भाई साहब कोन्स में गड़बड़ है, कोन्स उनका नहीं होता है, ठीक है। जैसे सांप को ब्लैक एंड व्हाइट दिखती हैं सारी चीजें, ठीक है। स्नेक्स जनरली सी ब्लैक एंड व्हाइट, दे डू नॉट हैव अ कलर विजन बिकॉज कोन्स नहीं होते हैं। कोन्स कलर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अक्सर ह्यूमन बींग्स में भी कभी कभी ये डिसएडवांटेज होता है, कुछ कुछ कलर्स के लिए कोई कोई ब्लाइंड होता है, किसी को ग्रीन कलर नहीं दिखता है, ऐसा होता है, ठीक है। ऑल दिस ऑफ हैपेंस बिकॉज ऑफ कोन सेल्स का कुछ गड़बड़ होगा अगर जीन्स में, ठीक है। सो द रॉड्स एंड कोन्स रिस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली टू द लाइट एनर्जी एंड द कलर्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। ये आपके रॉड सेल्स। द कोन्स हेल्प्स अस इन कलर विजन एंड गेट्स एक्टिवेटेड ओनली इन ब्राइट लाइट कंडीशंस, ठीक है। अगर ब्राइट लाइट कंडीशन रहेगा तो ही आपके कोन्स एक्टिवेटेड रहेंगे। मतलब आप अंधेरे में किसी चीज को देखोगे तो उसका कलर आपको सेंस उतना सेंस नहीं होगा।
अगर सारे लाइट्स बंद कर दूं मैं, अगर एकदम पूरा अंधेरा हो, तो तुमको लगेगा, तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक डेस्क है, बट मे बी यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंक्टिवली सी द कलर ग्रीन इन इट। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो कोन्स जो हैं वो ज्यादा करके कब काम करते हैं? जब आपका लाइट क्या हो, द कोन्स हेल्प अस इन कलर विजन एंड गेट्स एक्टिवेटेड ओनली इन ब्राइट लाइट कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट कंडीशन में। द रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन डिम कंडीशंस। जो रॉड्स जो होते हैं वो विजन इन डिम कंडीशंस करते हैं। तो इसीलिए देखो जो रॉड सेल्स होते हैं वो ज्यादा करके नॉक्टर्नल क्रीचर्स में ज्यादा होते हैं, जैसे आपका आउल्स हो गए। ठीक है, ये जितने भी आपके नॉक्टर्नल क्रीचर्स हैं जो हंटिंग करते हैं नाइट में। ठीक है, रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम कंडीशंस। ये आपका रॉड सेल और ये कोन सेल। कोन सेल्स डिफेक्टिव, कोन सेल्स डिफेक्टिव कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। अगर भाई साहब कोन सेल डिफेक्टिव होता है तो वो कलर डिस्टिंग्विशिंग नहीं हो सकती। किसी किसी में कोन सेल्स डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है, जेनेटिक डिसएडवांटेज है ये। ठीक है, इसका कुछ कर नहीं सकते अपन, वहां पे कोई कोन सेल नहीं मिटा सकते। वो अगर किसी को भाई साहब कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको आजीवन रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते अपन, वी कैन नॉट ट्रीट इट। ठीक है, सो कोन सेल्स आर डिफेक्टिव, हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर हो। ठीक है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। ठीक है, तो जनरली हम उनको बोलते हैं कलर ब्लाइंड। कभी कभी एक पर्टिकुलर कलर के लिए भी आपका विजन ऐसा हो सकता है, एक पर्टिकुलर कलर का सेंसिटिविटी नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, रॉड सेल्स भाई साहब क्या होते हैं? तो दीज आर बेसिकली रॉड सेल्स। रॉड सेल्स आर फ्यूअर इन नंबर, डिफिकल्ट टू सी क्लियरली इन डिम लाइट। ठीक है, तो इसको अपन नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट, नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे। हम जैसे क्रीचर्स हैं वो उनमें रॉड सेल्स उतने ज्यादा नहीं होते। ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव दैट मच ऑफ रॉड सेल्स। दैट इज द रीजन ड्यूरिंग नाइट वी नीड लाइट टू सी। ठीक है, हमको भाई साहब लाइट चाहिए होता है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको हेडलाइट चाहिए। ठीक है, आप भाई साहब घर में भी हैं तो आपको लाइट चाहिए, तभी आप देख पाएंगे चीजों को। ठीक है, आउल्स वुड नॉट नीड दैट। ठीक है, आउल्स डू नॉट नीड लाइट, देयर रॉड सेल्स आर आउट नंबरिंग, ज्यादा है उनके पास रॉड सेल्स, हेंस दे आर नॉक्टर्नल क्रीचर्स। ठीक है, दे एक्चुअली हंट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, तो रॉड सेल्स आर फ्यूअर इन नंबर, रॉड सेल्स में भाई साहब दे आर फ्यूअर इन नंबर, डिफिकल्ट टू सी क्लियरली इन डिम लाइट एंड दैट इज व्हाट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज भी है। अगर हम ज्यादा मात्रा में कुछ एक डिजीज होता है जो बच्चों में होता है। ठीक है, अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप नहीं खा रहे हैं, आपका कुपोषण है, कुपोषण मतलब न्यूट्रिशन में आपका डेफिशिएंसी है, तब भी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन ए में होता ही है। ठीक है, क्लियर है? So this is let's say the owl, there are more rods compared to cones. तो owl में क्या होता है? ज्यादा rods होते हैं as compared to cones. Hence their night vision is very sharp. ठीक है, their night vision is very sharp. However, they will not be able to see during the daytime. Large cornea and large pupil. तो इनका cornea और pupil भी large होता है। ठीक है, large क्यों? क्योंकि इनको रात में ही देखना है। ठीक है, इसीलिए भाई साहब ये larger होता है। They have a larger cornea and a larger pupil. ठीक है, eagle मोर कोन सेल्स एज कंपेयर टू रॉड्स। ठीक है, तो अगेन ईगल रात में हंटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन उसका कलर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मोर कलर सेल्स, मोर कोन सेल्स एज कंपेयर टू रॉड्स। आप देखोगे ईगल बहुत ऊपर उड़ रहा होगा, यहाँ पे भाई साहब पानी है, पानी के अंदर मछली है, वो स्पॉट कर लेगा, सप से आएगा, उसका लेकर चला जाएगा। ठीक है, मतलब हम और आप उस मछली को अंदर नहीं देख पा रहे, ये देख लेगा। ठीक है, क्योंकि दिन में भाई साहब इसके कोन्स जो हैं बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव है, तो ऑब्वियसली मोर कोन सेल्स एज कंपेयर टू रॉड्स, तो वो पानी के कलर के नीचे वो मछली का कलर देख लेगा। समझ में आ रहा है? कलर का कैपेसिटी, कलर को परसीव करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड हेंस इट विल बी एबल टू कैच द फिश। दे कैन सी वेरी वेल ड्यूरिंग द डे, बहुत अच्छा देख पाते हैं। जिनका भाई साहब अगर कोन सेल्स आपके रॉड सेल से ज्यादा है तो दे कैन सी वेरी वेल, इनका डे विजन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और जिनका रॉड सेल कोन सेल से ज्यादा है, इनका नाइट विजन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली इनका नाइट विजन खराब होगा, इनका डे विजन खराब होगा। ठीक है, सो कोन सेल्स बीइंग मोर देन रॉड सेल्स, ईगल इज एन एग्जांपल एंड हेंस इट कैन सी वेरी वेल ड्यूरिंग द डे। रॉड सेल्स बीइंग मोर देन द कोन सेल्स, आउल इज एन एग्जांपल एंड हेंस इट कैन सी वेरी वेल ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, क्लियर है? ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो अगर हम देखोगे यहां पे देखो आपका ऑप्टिक नर्व है। आपने जो भी देखा रेटिना में, जो भी इमेज फॉर्म हुआ, वो ऑप्टिक नर्व से होता हुआ ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन जाता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाता है। एक स्पॉट होता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, व्हाट इज दिस ब्लाइंड स्पॉट? इसमें अगर कोई भी इमेज बनता है उसको अपन देख नहीं पाएंगे, वो ब्रेन तक भी नहीं पहुंचे पाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। बहुत ही छोटा सा स्पॉट है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो रॉड्स एंड कोन्स, यहां पे कोई भी रॉड्स या कोन्स नहीं होते हैं।
इसीलिए भाई साहब अगर वहां पे कोई भी इमेज बनता है वी आर नॉट एबल टू सी, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। गधेले Okay, so at the junction of the optic nerve and the retina, there are no rods and cones. इस पर्टिकुलर स्पॉट को अपन ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अगर गलती से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्पॉट पे बनता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। बहुत ही रेयर होता होगा क्योंकि हमारी आंखें हर समय घूमती रहती हैं। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज इस ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को चाहे वो आपसे पास हो चाहे दूर हो आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत रेयर सिनेरियो है, ठीक है। No image gets formed at this point as it is insensitive to light. This point is known as the blind spot of the eye. ये आपको इसको हम बोलते हैं blind spot. So in spite of the retina working, since at this spot there are no rods and cones which are there, hence if an image is formed at this spot on the retina, you will not be able to perceive the image of the object. आप उसको इमेज को चाहे वो दूर हो चाहे पास हो उससे मैटर नहीं करता है। अगर इस स्पॉट पे रेटिना पे इमेज बना है, बाकी कहीं पे भी बने, इन सारे स्पॉट्स में कहीं पे भी इमेज बने किसी भी ऑब्जेक्ट का, यू विल बी एबल टू सी इट। यहां पे अगर बन जाए तो भाई साहब आपका ये ब्लाइंड स्पॉट पे अगर बन जाए तो प्रॉब्लम है। हाँ, वो क्या होता है? अरे भाई देखो यहां पे जितना भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसे जा रहा है ना, किधर जा रहा है? ऑप्टिक नर्व में। ये सारे स्पॉट्स हैं, इसमें इंफॉर्मेशन हुआ और ये जा रहा है यहां पे, तो ये जंक्शन है ना। तो ये भाई साहब जंक्शन है, जंक्शन में फिर कहां से इमेज बन पाएगा? इसीलिए उस जंक्शन में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, जस्ट बिकॉज इट इज अ जंक्शन। तो मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन ऐसे परसीव करके ऑप्टिक नर्व से होता हुआ ब्रेन तक जा रहा है। ये जंक्शन में ब्लाइंड स्पॉट होता है, सिर्फ जंक्शन पार्ट में एक ही छोटा सा स्पॉट है, ठीक है। दैट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। सो इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस स्पॉट वी विल नॉट बी एबल टू परसीव द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, द ऑक्टोपस डज नॉट हैव अ ब्लाइंड स्पॉट। ऑक्टोपस एक प्राणी है जिसका ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। The photoreceptors in the octopus retina are located in the inner part of the eye, while the cells that carry information to the brain are in the outer portion of the eye. Its optic nerve therefore does not cross any point of its retina. तो ये इकलौता एक स्पीशी है जिसका कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉर्निया, ये हो गया आपका एक्वस ह्यूमस, ये हो गया आपका आइरिस, ये हो गया आपका प्यूपल। दिस इज बेसिकली द लेंस, दिस इज द सिलियरी मसल्स, दिस इज द रेटिना। रेटिना इज द प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। नींद आ रही है तेरे को, कैसे भी पढ़ा लो तू, मतलब नींद कम आ रहा है। सिलियरी मसल्स मतलब दे विल बेसिकली एक्सटेंड और रिलैक्स द प्यूपल, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, दिस इज द वेट पोर्शन, ठीक है, विच शुड बी देयर। प्यूपल इज वेयर द लाइट एंटर्स द आई। कॉर्निया इज द एक्सटेंडेड पोर्शन हेयर, ठीक है। आइरिस इज बेसिकली attached to the pupil. It controls the amount of light that enters the eye. Sometimes iris is pigmented, and due to the pigmentation of the iris we have different colors of eyes, ठीक है। And then of course we have the lens wherein the light enters and the image is formed in the retina, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिक नर्व हो गया, ये हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट, ओके। तो अगर भाई साहब आपने किसी चीज को देखा, ठीक है, सो लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। तो यहां से कॉर्निया से एंटर होता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट इट हिट्स द आई लेंस विच कन्वर्जेस दिस लाइट रेज। तो ये आई लेंस पे जैसे हिट होता है तो कन्वर्ज करता है इसको, और यहां पे भाई साहब रेटिना पे ये इमेज फॉर्म होता है। ये इमेज ऑप्टिक नर्व से होता हुआ कहां तक जाता है? ब्रेन तक जाता है, ठीक है। हालांकि जो इमेज है वो उल्टा है, देखो शेर अगर ऐसा है तो उसका उल्टा इमेज बनेगा। यहां पे हर वो चीज जो आप देख रहे हैं उसका उल्टा इमेज ही बनेगा। यू विल ऑलवेज गेट टू सी द इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, यू विल ऑलवेज सी द इन्वर्टेड इमेज। इट्स ओनली आफ्टर दिस गोज टू द ब्रेन दैट द करेक्टेड ब्रेन इसको करेक्ट कर देता है, ठीक है। टू फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना। तो भाई साहब किस तरीके का इमेज होता है? एक तो होता है रियल इमेज, रियल मतलब एक्चुअल इमेज, ठीक है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, एंड डिमिनिश्ड
शेर का जो साइज होगा उतना बड़ा इमेज नहीं बनेगा, ऑब्वियसली आपकी आंखों की साइज उतनी ज्यादा नहीं है, तो एक छोटा सा इमेज बनेगा, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, इसको लिख लीजिए भाई साहब, रेटिना में किस तरीके का इमेज बनता है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। Real, inverted and diminished image of the object is formed on the retina. ठीक है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना गेट एक्टिवेटेड विद द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन सच अ वे दैट वी सी एन इमेज विच इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो जितना भाई साहब साइज है, ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, ठीक है, ब्रेन ने क्या किया, जितना इसका साइज है उतना ही साइज का दिखाएगा और क्या कर देगा भाई साहब, करेक्ट कर देगा, इरेक्ट इमेज, अपराइट इमेज, ठीक है। इट विल गिव अस एन इरेक्ट एंड अपराइट ब्रेन दैट इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन सच अ वे दैट वी सी एन इमेज विच इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो पहले हमको किस तरीके का इमेज दिख रहा था रेटिना में, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। व्हाट हैज द ब्रेन डन, ब्रेन हैज करेक्टेड इट एंड इट हैज मेड इट इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। So care of the eye, the following precautions have been suggested to ensure the health care and proper functioning of the human eye. क्या क्या है भाई साहब, have a regular checkup, if so advise use the corrected spectacles. Regular checkup होना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर ने बोला है आपको, प्रिस्क्राइब किया है स्पेक्स पहनने के लिए, तो प्लीज पहनिए। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपकी आंखों की दृष्टि और खराब होती जाएगी, ठीक है। Have a regular checkup, ठीक है। Never look at the sun or any other powerful light source directly. किसी भी लाइट सोर्स पे डायरेक्टली मत देखिए, ठीक है। हैव सफिशिएंट लाइट इन द रूम व्हेन यू आर रीडिंग। जब आप रीड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं, लेकिन सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। अंधेरे में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी चाहिए। व्हेन यू आर रीडिंग, राइटिंग और वॉचिंग टेलीविजन, पुअर लाइटिंग इन अ रूम कॉजेज आई स्ट्रेन, ठीक है। ट्राई नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग कंटिन्यूसली एट अ कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन और मोबाइल, ठीक है, विच यू ऑल आर एडिक्टेड, इट कैन कॉज आई स्ट्रेन, ठीक है। Eat balanced diet having lots of fruits and vegetables. Lack of vitamin A. विटामिन ए की डेफिशिएंसी बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस क्रिएट करती है, ठीक है। विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल्स इंक्लूडिंग नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। जेंटली वॉश आइज फ्रीक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, मतलब एकदम से पाइप के सामने ऐसे मत पकड़ लेना, ठीक है। तो जेंटली वॉश करो एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। नो योर फैमिली हिस्ट्री, सम ऑफ द विजनरी प्रॉब्लम्स मे बी इनहेरिटेड, ठीक है, दैट इज दे रन इन द फैमिली। कभी कभी विजनरी प्रॉब्लम्स, अगर फैमिली में किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है तो हो सकता है आपको भी हो, ठीक है, जेनेटिक हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर टुडे बच्चा पार्टी।